नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे फॉरेस्ट एसआई या वन दरोगा के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं, कुछ चर्चा मैं कर लेना चाहता हूं। मेरे पास में मित्रों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उत्साहवर्धक कमेंट्स आते हैं जो ये बताते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ उन्हें समझ में आ रहा है, जिससे मुझे बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। पर कुछ मित्रों की परेशानियों से रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स आते हैं। जैसे कि कुछ मित्रों के कमेंट्स आए हैं कि आप प्लीज टॉपिक वाइज पढ़ाइए, या एक ने लिखा था कि आप कहीं से भी शुरू हो जा रहे हैं। तो मैं उनकी ये बात समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, और मेरा प्रयास होता है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को उस वीडियो लेक्चर में रखूं। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि सिलेबस में जो 26 टॉपिक जिस हिसाब से दिए हुए हैं मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस करवाऊं? तो ये संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि हमें पहले उन टॉपिक्स को करना होगा जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो उन प्रश्नों को, उन टॉपिक्स को हमें पहले कवर करना होगा, और उसके बाद हम कम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से कोई कम महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं होता, पर बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं बनते, तो उन्हें हम आराम से कर लेंगे। पर हमें पहले कठिन टॉपिकों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को, या जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रश्न उपलब्ध हैं, उन टॉपिक्स को करना होगा। दूसरा कारण यह है कि दोस्तों, ये थ्योरी बैच तो है नहीं, ये है एमसीक्यू बैच। यहां मुझे प्रश्नों को इस हिसाब से सेट करना होता है कि आपको एग्जाम का पूरा अनुभव प्राप्त हो सके, आप ऐसा लगे आपको कि आप इन प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व करा रहे हैं। तो लगा लाइन से कराना तो संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। बाकी आपके सभी कमेंट्स, आपके विचार स्वागत योग्य हैं। आप अपने कमेंट से मुझे अवगत कराते रहिए। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं भी कोई भी सुधार की आवश्यकता है, तो आप मुझे प्लीज बेझिझक होकर के बताइएगा। इस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। चलिए फिर मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मृदा अपक्षय या मृदा अपर्दन की समस्या के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा अपर्दन के कारण मृदा की उर्वरक क्षमता घटती है। मृदा अपर्दन को बढ़ाने वाले कारकों की यदि हम बात करें तो वनों की कटाई, साथ ही अत्यधिक वर्षा, ज्यादा वर्षा होगी तो वर्षा के पानी के साथ में मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह करके चली जाएगी, या तीव्र ढलान वाले खेत होंगे तो पानी के साथ में मिट्टी ढलान होने की वजह से बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तीव्र ढलान वाले खेत, या इसी को कहते हैं ढलान खेती, ये भी मृदा अपर्दन को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है। या फिर एक महत्वपूर्ण कारक होता है जुताई की अवैज्ञानिक पद्धति। अगर गलत तरीके से हम जो है जुताई करें तो उससे भी मिट्टी का अपर्दन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जबकि अब आपसे पूछ रहा है कि मृदा अपक्षय की समस्या से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वेदिका कृषि, जिसे हम सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं, इसके माध्यम से ढलान युक्त भूमि को समतल बनाया जाता है, यानी कि मृदा अपर्दन में कमी आती है, ना कि वेदिका कृषि मृदा अपर्दन को बढ़ाती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन। अब आप कहोगे कि सर उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा जो है ये भी मृदा अपर्दन का कारण है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जलवायु जहां पाई जाएगी वहां पर अत्यधिक वर्षा तो होगी, पर बहुत अधिक पेड़ पौधे भी तो होंगे, बहुत अधिक मात्रा में वन भी तो उपलब्ध होंगे। और वन क्या करते हैं? वन जो है मृदा अपर्दन में कमी लाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा अपर्दन का कारण नहीं है, वो तो हम मानव है जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में जाकर के इन वनों को काट देता है। और वनों को जब हम काट देते हैं तो अधिक वर्षा के कारण मृदा का अपर्दन होता है। तो उसके लिए जलवायु जिम्मेदार थोड़ी है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है मानव।
तो उष्णकटिबंधीय जलवायु मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है। तो हमारे प्रश्नों में वनोन्मूलन दिया हुआ है, वनों की कटाई दिया हुआ है, वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? लौह चूना पोटाश से समृद्ध, नमी के प्रति धारणशील, गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त, फास्फोरस एवं जैविक तत्वों से संबंधित। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले कुछ काली मृदा के बारे में हमें जानना होगा। काली मृदा के अन्य नामों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, इसे वर्टिसोल मृदा भी कहते हैं, वर्टिसोल मृदा भी कहते हैं, और इसी को स्वतः जुताई की मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई मृदा भी इसी काली मृदा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से हुआ है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित हुई है कौन सी मृदा? तो वो है काली मृदा। काली मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता आपकी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, जबकि जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है, जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम होती है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि जल्दी गीली हो जाती है मिट्टी, तो इसमें अगर हम पानी डालें, सिंचाई करें तो इसे ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है कम होती है, लेकिन जल धारण क्षमता इसकी ज्यादा होती है, यानी इसमें नमी जो है ज्यादा समय तक बनी रहती है, यह मिट्टी ज्यादा समय तक गीली बनी रहती है, यानी जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम, जल धारण क्षमता उच्चतम होती है। बात करें यह मिट्टी जो है कपास के लिए, गन्ना के लिए, सोयाबीन के लिए, इनके उत्पादन के लिए यह मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। यहां पे तो दोस्तों जगह की कमी हो गई, चलिए हम एक स्लाइड बना लेते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो काली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव तत्वों का अभाव होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैव तत्वों का अभाव होता है, यानी काली मृदा में नाइट्रोजन उपलब्ध ज्यादा मात्रा में नहीं होता, ना ही फास्फोरस होता है और ना ही जैव तत्व होते हैं। जबकि चूना, बात करें पोटाश, लोहा, एल्यूमिनियम, साथ ही मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा काली मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काली मृदा में चूना, पोटाश, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जैव तत्व हो गया, इनका जो है अभाव पाया जाता है। तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है, तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है, यानी भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में मृदा पाई जाती है वो तो हो गई जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पे आ गई आपकी लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, और तीसरे नंबर पे हो गई काली मृदा। तो ये जो है इस मृदा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं हम इस प्रश्न की। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लोहा, चूना और पोटाश से ये मृदा समृद्ध होती है, हमने चर्चा कर ली। नमी के प्रति धारणशील, यानी कि जल धारण क्षमता इसकी उच्चतम होती है।
गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त, कपास, गन्ना और सोयाबीन के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। फास्फोरस और जैविक तत्वों से समृद्ध, तो हमने देखा कि फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जैविक तत्व हो गए, इनकी इसमें कमी पाई जाती है। तो ये काली मृदा से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट मैंने आपको लिखाए हैं इन्हें ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा करके ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काली मृदा नहीं पाई जाती? तो काली मृदा कहां कहां पाई जाती है? तो काली मृदा का जो सर्वाधिक विस्तार है वो महाराष्ट्र में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में यहां काली मृदा पाई जाती है। लेकिन आपका पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों में काली मृदा नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में काली मृदा नहीं पाई जाती। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों एक तरफ आपको मृदाएं दी हुई हैं और भारत में जितने प्रतिशत हिस्से पर वो मृदाएं उपलब्ध हैं आपको वो दिया हुआ है, और आपको बताना है निम्न में से कौन सा असुमेलित है। जैसे कि जलोढ़ मृदा 43%, लाल मृदा 28%, काली मृदा 15% और मरुस्थलीय मृदा 4%। तो इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाल मृदा जो है वो 28% नहीं है बल्कि 18.5% यानी 18.5% हिस्से पर लाल मृदा पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लाल मृदा 18.5% है, जबकि जलोढ़ मृदा 43%, काली मृदा 15% और मरुस्थलीय मृदा 4%। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल मृदा। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मृदा में दो बातें याद रखिएगा, एक तो पोटाश जो होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस की कमी होती है। यह बात हमेशा याद रखिएगा, उल्टा करके कई बार दिया जाता है कि फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा तो उच्च होती है पर फास्फोरस का अभाव होता है। तो यह कथन जो है हमारा सत्य है, पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। देखिए दो प्रकार की जलोढ़ मृदाएं होती हैं, एक को कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी के साथ में मृदा आती है और मृदा ऊपरी परत के हिस्से पर नई जलोढ़ मृदा का जमाव हो जाता है, और इस नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खादर। पर ऊंचे हिस्से पर जहां जलोढ़ मृदा है और वहां जहां बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता, वहां पर जो जलोढ़ मृदा है वो पुरानी हो गई, तो पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों बांगर। तो हमारा ये कथन भी सही हो गया। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं खादर के नाम से। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टा और नदी घाटियों में पाई जाती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, आसान सा प्रश्न है। काली मृदा को स्वतः जुताई के गुणों वाली मृदा कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, गीली होने पर तो यह मृदा फूल जाती है, और जब ये सूखती है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब सूखा मौसम होता है, शुष्क ऋतु होती है, तो ये सिकुड़ जाती है और इसमें पड़ जाती हैं दरारें। तो जिस कारण से इस मिट्टी को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से कहा जाता है कि जो काली मृदा होती है वह स्वतः जुताई के गुण प्रदर्शित करने वाली मृदा होती है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काली मृदा यानी कि सी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, लाल मृदा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल मृदा के बारे में हम चर्चा करेंगे। लाल मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले रवेदार चट्टानों के क्षेत्र में हुआ है। देखिए जो लाल मृदा होती है ना, वह दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्कन के पठार, दक्कन पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में। और यहां वर्षा कम होती है, यानी कम वर्षा वाले
कम वर्षा वाले रवेदार आग्नेय चट्टान, यानी यहां पर कैसी चट्टान होती है? रवेदार आग्नेय चट्टान। जबकि ये जो कथन है ये क्या कह रहा है? अधिक वर्षा वाले रवेदार चट्टानों के क्षेत्र में, तो यही कथन हमारा असत्य हो जाएगा। लाल मृदा प्रायद्वीपीय पठार के वृहद भाग में पाई जाती है, काली मृदा की अपेक्षा अधिक निक्षालन होता है और इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस और चूने का अभाव होता है। ये सभी कथन सत्य हैं, असत्य हो जाएगा हमारा एक। कम वर्षा वाले रवेदार चट्टानों के क्षेत्र में लाल मृदा का विकास होता है। चलिए अगला है, मृदा परीक्षक के संदर्भ में क्या सही है? देखिए प्रश्न सही समझ में आ रहा है कि एक लेबोरेटरी है जहां पर मृदा की जांच की जाती है, मृदा की उर्वरक क्षमता की जांच की जाती है और जांच के आधार पर बताया जाता है कि इस मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगने की ज्यादा संभावना है। तो यह मृदा जांच एवं उर्वरक इस्तेमाल के लिए एक छोटी प्रयोगशाला है मृदा परीक्षक। चलिए अगला प्रश्न है, ICAR के वर्गीकरण के अनुसार मृदा को ICAR के वर्गीकरण के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह प्रश्न है। तो ICAR के वर्गीकरण के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और वो 8 प्रकार की मृदाएं कौन कौन सी हैं आप एक बार नोट कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा इंसेप्टिसोल, एक नाम हो जाएगा आपका एंटीसोल, एक नाम हो जाएगा एल्फीसोल, इसके अलावा वर्टीसोल, के अलावा एक नाम हो जाएगा आपका एरिडोसोल, अल्टीसोल्स, और एक नाम हो जाएगा आपका मॉलिसोल्स। तो ये तो दोस्तों 7 प्रकार की मृदा हो गई जो ICAR ने वर्गीकृत करी है। इसके अलावा इसने एक 8वां वर्गीकरण भी किया है अन्य के नाम से, जो इन 7 में नहीं फॉल करती उस मृदा को ICAR अन्य के नाम से रखता है। तो ICAR ने जो वर्गीकरण दिया है मृदा का, तो ध्यान रखिएगा कितने प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं ICAR के अनुसार। तो 7 प्रकार की जो मृदाएं हैं वो 8 प्रकार की जो मृदाएं हैं वो भारत में पाई जाती हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृदा के पोषक तत्वों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व में आता है, कौन सा द्वितीयक में आता है और कौन सा सूक्ष्म में आता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। बात करें हम प्राथमिक पोषक तत्वों की, तो प्राथमिक पोषक तत्वों में आपको 3 नाम याद रखने हैं। एक तो नाइट्रोजन, एक हो जाएगा आपका फास्फोरस, और एक हो जाएगा आपका पोटेशियम। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मृदा के लिए बहुत आवश्यक होते हैं फसल पैदा करने के लिए, और इन्हें प्राथमिक तत्वों में रखा जाता है। इसके अलावा एक होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, और चर्चा करें यदि हम द्वितीयक पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक हो जाएगा आपका सल्फर, सल्फर के साथ ही मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्राथमिक में आ जाएंगे, जबकि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम आपके द्वितीयक में आ जाएंगे। इन 6 को भी अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो भी नाम दिया होगा वो सूक्ष्म पोषक तत्वों में से होगा, लेकिन फिर भी यदि आप लिस्ट याद करना चाहें और यदि कर सकें तो बहुत बढ़िया, कर लेनी चाहिए आपको। एक तो होता है बोरॉन, इसके अलावा क्लोरीन, तांबा के साथ में लोहा, जस्ता, और एक नाम आप याद कर लीजिए मैग्नीज।
तो बोरॉन, क्लोरीन, तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें से हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लोहा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी यानी लोहा। लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और द्वितीयक में सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसको रट के रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवनालिका अपर्दन के विस्तार को सीढ़ीदार खेत बनाकर या वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पहाड़ी हिस्सों में जहां पर ढलान युक्त मिट्टी या खेत होती है, वहां पे अपर्दन रोकने के लिए क्या करते हैं, समतल करते हैं भूमि को। और समतल कैसे करते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं, फिर उस ढलान को काटते हैं, फिर सीढ़ी बनाते हैं, फिर काटते हैं, फिर सीढ़ी बनाते हैं, फिर काटते हैं, इस प्रकार से। तो ढलान को समतल भूमि में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है और इसके प्रयोग से हम अवनालिका अपर्दन को रोक सकते हैं। और अवनालिका अपर्दन को रोकने का दूसरा तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए, यानी वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह कथन तो सही हो जाएगा। बाड़बंदी और मिश्रित खेती दोनों ही मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय हैं, यह भी ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में कृषि वानिकी का उपयोग बालुका टिब्बों द्वारा भूमि अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यह कथन भी आपका सही है। लेकिन काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व अधिकतम पाए जाते हैं, परंतु चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कमी होती है। ये देखिए पलट दिया ये कथन। आपको शुरू में ही मैंने जो है काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं लिखवाया था और किसकी कमी होती है वो भी नोट कराया था। तो जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उसमें क्या बताया था, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और कमी किस किस की होती है, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जैविक तत्वों की। तो यही कथन हमारा असत्य हो जाएगा या सही नहीं है, हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया था? यानी कि दुग्ध क्रांति के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा 1970 के दशक में यह दुग्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। पर यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में यह प्रारंभ हुई थी 1973 में। उत्तर प्रदेश के 3 जिले याद रखिएगा, एक तो हो जाएगा वाराणसी, जिसे आप बनारस के नाम से जानते हैं, इसके अलावा बलिया और मेरठ। इन 3 जिलों से 1973 में दुग्ध क्रांति प्रारंभ हुई थी, जबकि 1991-92 में यूपी के सभी जिलों में यह दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का विस्तार हो गया था। तो वाराणसी, बलिया, मेरठ आप देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वाराणसी। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी के साथ साथ बलिया भी दिया जा सकता है, मेरठ भी दिया जा सकता है, तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा ऑप्शंस के अनुसार। तो थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मार मृदा पाई जाती है? देखिए मार मृदा जो होती है वो काली मृदा की समान ही होती है, बहुत सी पुस्तकों में से काली मृदा के तौर पर ही दर्शाया जाता है। तो काली मृदा या मार मृदा जो होती है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में नहीं पाई जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिले हैं जिन्हें हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, वहां पर मार मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मार मृदा पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिणी जिलों में। चलिए अगला प्रश्न है, कुक्कुट नीति की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के कुक्कुट नीति की घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई थी? बात कर रहे हैं कुक्कुट नीति यानी मुर्गी पालन से संबंधित। तो मुर्गी पालन की जो नीति है या जैसे हम कुक्कुट नीति के नाम से जानते हैं, उसकी घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी। और इसी 2013 में मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था। कृषि का दर्जा दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2013। और मछली पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया अगर आपसे पूछ ले, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी 2015 में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। जबकि मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा कब दिया गया, तो मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था सन 2013 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समतल, नम और दलदली भूमि है। तो
तो देखिए दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है? जब पहाड़ों से, हिमालय से कोई नदी बह करके आती है तो बहुत तेज प्रभाव के साथ में बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर आती है, और लेकिन जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो इसका बहाव कम हो जाता है और इन चट्टानों को ये जमा देती है, और इसी क्षेत्र में नदियों का विलोपन हो जाता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को भाबर के नाम से जानते हैं। और भाबर के उपरांत जब नदियां पुनः प्रकट होती हैं तो दलदली भूमि का विकास होता है, दलदली भूमि का। और इस दलदली भूमि को किस नाम से जानते हैं? इस दलदली भूमि को जानते हैं हम तराई क्षेत्र के नाम से। तो उत्तर प्रदेश में समतल, नम और दलदली भूमि कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए जिलों में इस प्रकार की भूमि पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा के अध्ययन के लिए इसे कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? देखिए आईसीएआर के मृदा का विभाजन हमने कितने भागों में देखा? 8 भागों में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की मृदा को अध्ययन के लिए कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर 8 मत कर दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। और वे 3 कौन कौन सी हैं? तो वे 3 हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। अभी अभी हमने चर्चा करी भाबर और तराई क्षेत्र की, तो भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, उसके बाद मैदानी मृदा या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, जहां पर मार मृदा पाई जाती है, पठारी क्षेत्र की मृदा, या हम इसे कह सकते हैं बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मृदा। तो 3 भौतिक भागों में इसका विभाजन किया गया है, भाबर एवं तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र की मृदा, यानी कि बुंदेलखंड की मृदा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? आपको असुमेलित बताना है। कपास काली मृदा, तो कपास, सोयाबीन, गन्ना, इन सभी के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। चाय लैटेराइट मृदा या अम्लीय मृदा, इसका संबंध चाय से हो जाता है। चावल जो है जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है, जबकि मक्का काली मृदा में नहीं उगाई जाती, बल्कि मक्का के लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है? लाल व पीली मृदा। तो हमारे लिए असुमेलित कौन सा हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा डी, यानी कि मक्का काली मृदा में नहीं बल्कि लाल पीली मृदा में उगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आपको सुमेलित बताना है। एक तरफ अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं जो कि कृषि से रिलेटेड है, और दूसरी तरफ उन शहरों का नाम दिया गया है जहां उनकी स्थापना की गई है। इसमें से आपको 3 असुमेलित हैं, 1 सुमेलित है, आपको उनका नाम बताना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र रांची में नहीं है, बल्कि कहां पर है? ये है आपका सेवर में। अगला है केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र शिमला में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? तो ये है आपका रांची में। जबकि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये आपका सेवर में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है? तो ये आपका दिया हुआ है शिमला में। जबकि जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका बैरकपुर में है। वही बैरकपुर है जिसका संबंध किससे है? मंगल पांडे से, तो ये बैरकपुर में। अच्छा, ये रांची और शिमला तो आपको पता होगा कि रांची पड़ता है झारखंड में और शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। बैरकपुर के बारे में भी बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन सेवर के बारे में बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो ये आपका टास्क है, आपको बताना है कि सेवर और बैरकपुर ये किन राज्यों में पड़ते हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सेवर और बैरकपुर जो है आपके किन राज्यों में पड़ते हैं, क्योंकि राज्यों का नाम भी तो दिया जा सकता है अनुसंधान केंद्र के सामने। तो आप बताएंगे कमेंट में, मैं तो बताऊंगा ये आपको कल, लेकिन आपके लिए टास्क है, आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला है, केंद्र निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म आपको बताना है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र यह आपका कानपुर में पाया जाता है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र ये राजमुंदरी में आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सभी को पता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और नहीं पता तो पता रखिए दोस्तों, अनुसंधान केंद्र याद कर लीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये कोलकाता में नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है?
समोच्च रेखीय मेड़, शस्य आवर्तन, मिश्रित कृषि या ढलान कृषि? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ढलान भूमि होती है वहां पर मृदा का अपरदन ज्यादा होता है, इसीलिए जो ढलान भूमि होती है वहां की ढलानता को कम किया जाता है। कैसी कृषि करके? सीढ़ीदार कृषि करके, जिसे समोच्च रेखीय मेड़ कृषि भी कहते हैं। और मिश्रित कृषि हो गई, ये भी सभी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कम करते हैं। जबकि ढलान कृषि कैसी है? जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ढलान कृषि। चलिए अगला है, करेवा मिट्टी में किस फसल की खेती नहीं की जाती? करेवा मिट्टी, सबसे पहले अगर आपको यह पता है कि करेवा मिट्टी कहां पाई जाती है तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। और यदि आपको नहीं पता कि करेवा मिट्टी कहां पाई जाती है तो यह प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो बताइए, करेवा मिट्टी कहां पाई जाती है? करेवा मिट्टी पाई जाती है हिमालयी क्षेत्रों में, विशेषतः जम्मू कश्मीर में। और अब आपके लिए प्रश्न आसान हो जाएगा। केसर हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इन सभी की खेती की जाती है कश्मीर में, जबकि सिंघाड़ा की नहीं की जाती। तो करेवा मिट्टी में सिंघाड़ा नहीं उगता। इंपॉर्टेंट है, करेवा मिट्टी में क्या क्या उगता है? तो करेवा मिट्टी में केसर उगता है, बादाम उगता है, अखरोट उगता है। तो ध्यान रखिएगा, करेवा मिट्टी कहां पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में, विशेषतः कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सिंचाई के निवेश में एक रूपता लाना, कृषि सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। जबकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसलों के नुकसान से किसान को बचाना, ये तो एक बीमा योजना है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है। यह बीमा योजनाओं का उद्देश्य होता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला है, भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपको हर किताब में ये मिल जाएगा। जो भी किताब आपके पास होगी, घटना चक्र हो या जिस भी पब्लिशर की किताब आपके पास होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रश्न उसमें जरूर होगा। तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार नीम आलोपित यूरिया को क्यों प्रोत्साहित करती है। होता क्या है कि जो यूरिया होता है वो पानी में जल्दी घुल जाता है, और जब वो पानी में घुल जाता है तो वो अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और ये बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण लगभग 10% नाइट्रोजन की हो जाती है क्षति। यानी कि जमीन में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है, इस चक्कर में तो खाद डाल रहे हैं, और वो नाइट्रोजन भी पूर्णतः मृदा के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती। इस वजह से नीम का उस पर जो है एक लेप लगाया जाता है। नीम का लेप लगाने से क्या होता है? जल में शीघ्रता से वो घुलता नहीं है और पौधों के लिए लंबे समय तक उपस्थित रहता है, और नाइट्रोजन की क्षति भी कम होती है। तो नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। इसी वजह से सरकार नीम आलोपित यूरिया को प्रोत्साहित कर रही है। चलिए अगला है, भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? ओह, इसको ऐसे सही कर लीजिए। इसका क्या कारण है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। बिल्कुल सही है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। यह कथन आपका गलत है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य, ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। केवल मृदा अपरदन को यह रोकता है, जिस वजह से मरुस्थलीकरण में कमी आती है। इसी वजह से सरकार जो है सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गेहूं, जौ, मटर, गन्ना, कपास और चना रबी की फसल है। तो दोस्तों गन्ना हो गया और कपास हो गया, ये रबी की फसल नहीं है, बल्कि ये कैसी फसल है?
ये खरीफ फसल है, तो यही हमारा कथन जो है असत्य हो जाएगा। जबकि चावल की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें, मक्का की बात करें, सोयाबीन की बात करें, जूट की बात करें, गन्ना की बात करें, कपास की बात करें, ये सभी कैसी फसलें हैं? तो ये खरीफ की फसल है। जबकि तरबूजा, खीरा, सब्जी, ये खरबूज, ये सब कैसी फसल है? तो ये जायद फसलों की श्रेणी में आता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगला है, हाल के वर्षों में भारत में गहन कृषि के प्रारूप में कौन से परिवर्तन देखे गए हैं? फसल विशेषीकरण में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ साथ कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रवृत्ति। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा होगा गांव का किसान भी कृषि के वाणिज्यिकीकरण पर ज्यादा जोर देता है। वो पहले जीविका कृषि करता था, अपना पेट भर जाए और कुछ पैसा मिल जाए, उसका मकसद यही होता था। पर अब वो भी धन कमाना चाहता है। कृषि के वाणिज्यिकीकरण की प्रवृत्ति उसमें आ रही है, शिक्षित हो रहा है, सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। तो फसलों में भी वृद्धि हो रही है और कृषि के वाणिज्यिकीकरण की भी प्रवृत्ति बढ़ रही है। जबकि उर्वरकों का प्रयोग न करने की प्रवृत्ति, देखिए उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उर्वरकों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती का उत्पादन, कृषि का उत्पादन वसूला जा सके। भूमि के प्रति हेक्टेयर श्रम में अत्यधिक कमी, अरे जनसंख्या तो बढ़ रही है, कमी कहां से? बल्कि प्रति हेक्टेयर श्रम में अधिकता आ रही है। तो यह कथन भी गलत हो गया। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी फसल विशेषीकरण में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ साथ कृषि के वाणिज्यिकीकरण की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है। कृषि के वाणिज्यिकीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। देखिए चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो चीनी का उत्पादन वर्तमान में होता है, यदि उसको देखा जाए तो दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्रता आ रही है, जबकि उत्तर भारत में अब चीनी उत्पादन में कमी आ रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है समुद्र से निकटता और काली मृदा। काली मृदा जिसमें गन्ना अच्छा उगता है, अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगता है, तो ये चीनी उत्पादन गन्ने से ही तो होता है, तो ये इसका कारक हो गया। परिवहन की उत्तम व्यवस्था, देखिए गन्ना कटने के बाद जितनी तेजी से आपके शुगर मिल में पहुंच जाए उतना फायदा होता है। जितना गन्ना पुराना होता जाएगा उसकी मिठास उतनी ही कम होती जाएगी, चीनी उत्पादन में उतनी ही कमी आती चली जाएगी। तो परिवहन की उत्तम व्यवस्था उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में बढ़िया है, इस वजह से वहां पर चीनी के उत्पादन में तीव्रता आ रही है। गन्ने में चीनी प्राप्ति की उच्च दर, ध्यान रखिएगा उत्तर भारत की तुलना में जो दक्षिण भारत में गन्ना पाया जाता है ना, वो मीठा ज्यादा होता है, उससे ज्यादा चीनी की प्राप्ति होती है, तो ये भी उसके चीनी उत्पादन में तीव्रता का एक कारक है। लेकिन दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की अपेक्षाकृत अधिक मिष्ठान प्रिय होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश के किसी आदमी को हलवाई की दुकान पर छोड़ दो तो वो तो हलवाई की दुकान ही साफ कर जाए, तो दक्षिण भारत के लोग कैसे ज्यादा मिष्ठान प्रिय होंगे? तो ये प्रश्न जो है हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन भारत में गन्ने की खेती के लिए सत्य है? गन्ने की खेती उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये कथन हमारा सही हो गया। उत्तर भारत में उपजने वाले गन्ने में दक्षिण भारत की अपेक्षा चीनी की मात्रा अधिक होती है, ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। अभी अभी हमने चर्चा करी कि दक्षिण भारत में जो गन्ना पाया जाता है वो ज्यादा मीठा होता है। उत्तर प्रदेश गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तमिलनाडु इसका निकटतम प्रतिस्पर्धी है, ये कथन भी गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है और उत्तर प्रदेश के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो तमिलनाडु नहीं है दोस्तों, बल्कि वो कौन सा है? वो है आपका महाराष्ट्र, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। गन्ने की खेती उत्तर भारत में काली और लाल मृदा में की जाती है, वहीं दक्षिण भारत में जलोढ़ मृदा में की जाती है, ये कथन भी गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में तो की जाती है जलोढ़ मृदा में, जबकि दक्षिण भारत में ये की जाती है काली और लाल मृदा में, तो ये पलट दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न है, झूम कृषि की विशिष्टताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है?
स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है, झूम कृषि की बात हो रही है। असम में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें मुख्यतः व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, चर्चा करी थी हमने। जीविका फसल उगाई जाती है, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक फसल का उत्पादन किया जाता है झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के माध्यम से। इसमें उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पारंपरिक तरीकों से उगाई जाती है, तो इसमें उत्पादन की दर भी कम रहता है। इस कृषि से मृदा अपरदन होता है, इसी वजह से इस कृषि को निरुत्साहित किया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में किसानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जैविक कृषि के मॉडलों का उपयोग किया जाता है? देखिए जैविक कृषि के लिए 4 प्रकार के मॉडल होते हैं, आपको चारों प्रकार के मॉडलों का बस नाम याद रखना है। एक तो हो गया वैदिक खेती, एक हो गया गौपालन खेती, एक हो गया अग्निहोत्री खेती और साथ ही शून्य बजट प्राकृतिक खेती। तो ये 4 मॉडल हैं जो कि जैविक कृषि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बेहद पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक तो करो दोस्तों, और थोड़ा सा दोस्तों को शेयर भी करो, थोड़ा व्यूज बढ़े तो मुझे भी और मोटिवेशन मिले, मैं आपकी क्लासेस की संख्या को भी बढ़ाऊं। ठीक है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले, कुछ मुझे प्राप्त हो मोटिवेशन और कुछ आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्राप्त हो। एक परिवार है, संबंध बराबर का बने रहना चाहिए दोस्तों। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।